सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की हर यूनिट को कवर कर रहे हैं, प्लस हर ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसपे मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ ऑलरेडी। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स, प्लस यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये जो हमारी चल रही है वो है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जिसपे काफ़ी सारी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आप प्ले लिस्ट में उन वीडियोज़ को देखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो अकाउंटिंग 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, बेसिकली हम जब बात करेंगे यहाँ पर वैल्यूएशन की, तो जो इन्वेंट्रीज है उसको हम कैसे वैल्यूएट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि किस कॉस्ट को हमें लेना है, किस कॉस्ट को नहीं लेना, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ठीक है, जो भी इन्वेंट्रीज है उसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो उसको वैल्यूएट करना ये स्टैंडर्ड हमें बताता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी इन नेचर फॉर ऑल एंटिटी। मतलब ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है कि आप इसे छोड़ दो, ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ही होगा, ठीक है, जो भी एंटिटीज़ हैं जिस भी नेचर की हैं, हर एंटिटी के लिए, ठीक है। तो देखो सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, इन्वेंट्री मीन्स एसेट। तो इन्वेंट्री जो है वो हमारी एसेट्स है, वो क्या है, हमारी एसेट्स है। अब एसेट्स कैसे है, ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिन्हें मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट है इन पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है रॉ मटेरियल फॉर ऑफ हेल्ड फॉर कंजम्पशन, मतलब जो कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमारी एसेट्स कहलाती है। एक कंपनी की क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है, और इसकी भी वैल्यू निकाली जाती है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें बताता है कि इन इन्वेंट्रीज की कैसे वैल्यूएशन होगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रही है हेल्ड फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए रखा है, कि वो मटेरियल रेडी है, पैक्ड है, बस बिकने के लिए रखा है, ठीक है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब ऑर्डिनरी यहाँ पर एक वर्ड है, ऑर्डिनरी कोर्स क्या होता है बेसिकली। अब जैसे कि सपोज कि किसी एक पर्सन के पास उसकी पर्सनल कोई भी प्रॉपर्टी है, लाइक मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी एसेसरीज, उसने वो बेचने के लिए रखी है, ठीक है, वो बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, वो उसकी पर्सनल कहलाएगी। लेकिन अगर कोई बिजनेस की एक्टिविटी है, बिजनेस का प्रोडक्ट रखा है, तो वो ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर आएगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स में कौन सी चीज़ें आती हैं, जो उस बिजनेस से रिलेटेड सारी जो भी एक्टिविटी होंगी या बिजनेस का जो प्रोडक्ट होगा जो बेचने के लिए रखा है, ठीक है। हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझते हैं। तो देखो ये है बिजनेस का, ये बिजनेसमैन है अमर, ठीक है। अमर जो है वो लिप्टन ग्रीन टी का जो है वो कारोबार करता है, ये लिप्टन ग्रीन टी बेचता है, ठीक है। अब इसने क्या करा, इस टी को पूरा बना लिया है, पैक कर दिया है, बस ये रखा है कि एक ऑर्डर आए और फटाफट ये माल डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो ये बेचने के लिए इसने रखा हुआ है। तो ये क्या है, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स। अब ये बिजनेस का है ये प्रोडक्ट, और बिजनेस में बेचने के लिए रखा है, ठीक है। और दूसरी तरफ इसके पास एक मोबाइल है, वो भी इसने बेचने के लिए रखा है, लेकिन ये इसका पर्सनल मोबाइल है, और ये पर्सनल, और इसका बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी क्या है इसकी, टी का, मतलब इसका जो काम है वो क्या है, चाय बेचने का काम है। लेकिन ये जो इसका पर्सनल मोबाइल है वो भी इसे बेचना चाहता है, कोई नया मोबाइल खरीदना चाहता है अमर। तो वो क्या है, जब ये मोबाइल बेचना चाहता है तो ये हमारा ऑर्डिनरी नहीं कहलाएगा। ऑर्डिनरी क्या कहलाएगा, जिसका उसका बिजनेस है और वो उसे बेचने के लिए उसने रखा है, मतलब वो बिजनेस की एक्टिविटी होनी चाहिए, वो उसकी पर्सनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा फिनिश्ड गुड कहलाता है। तो हमारा जो पहला था वो है फिनिश्ड गुड। ये क्या है, फिनिश्ड गुड्स है ना, ये रेडी है कि बस आप ऑर्डर है और इसको ये स्लॉट को निकाल दे सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, सेकंड पॉइंट यहाँ पर है बी पॉइंट, इन प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये क्या है, ये प्रोग्रेस में, देखो यहाँ पर जो लिप्टन ग्रीन टी है इसमें टैग्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी जो टैग है वो पैक नहीं हुए हैं, अनपैक्ड है,
मतलब ये पैक होंगे, फिर उसके बाद इस माल को डिलीवर किया जाएगा, तो इसकी कैसे वैल्यूएशन की जाए, ठीक है, इसको भी वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसको भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोग्रेस को भी। फिनिश्ड गुड्स को तो हम रिकॉर्ड करते हैं, प्लस जो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना कंपनी के पास स्टॉक है, उस स्टॉक को भी देखा जाएगा कि ये स्लॉट रेडी होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जो है वो भी पैक नहीं है, तो इसको भी हम इन्वेंट्री में काउंट करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, जो बेसिकली ऐसा मटेरियल जो कंजम्पशन के लिए बना है, मतलब वो मटेरियल से कुछ एक प्रोडक्ट बनेगा, तो कंज्यूमेबल जो होते हैं गुड्स वो होते हैं रॉ मटेरियल। जैसे कि देखो यहाँ पर जो अभी हमारा लिप्टन ग्रीन टी का एग्जांपल चल रहा है, तो ये क्या है, लीफ है। इन लीफ से क्या बनती है, ये चाय पत्ती बनती है, और उस चाय पत्ती को टैग में डाला जाता है, उसके बाद वो पैक हो जाती है, ठीक है, पूरी तरह वो बॉक्स में पैक हो जाती है, उसके बाद वो बिकती है। तो ये क्या है, ये है रॉ मटेरियल, ये जो लीफ है ये रॉ मटेरियल है। ये इसके बाद ये इस तरीके से प्रोसेस होकर ये कुछ इस तरीके से बनेगी। उसके बाद ये जो दाने दाने बनेंगे उसको टैग में फिल किया जाएगा, टैग के बाद ये वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगी। तो अभी ये जो रॉ मटेरियल है ये क्या है, ये लीफ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो मैंने आपको अभी तक 2 पॉइंट बताए, जिसमें मैंने बताया कि मैंडेटरी है, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, ठीक है, और इसमें मैंने बताया फिनिश्ड गुड क्या होता है और रॉ मटेरियल। तो तीनों चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। अब ये तो हो गई, इनकी हम वैल्यूएशन करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में किन चीज़ों को अलग रखा गया है, किन चीज़ों को एक्सक्लूड करा गया है, उन्हें देखते हैं हम यहाँ पर। एक्सक्लूजन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा, अंडर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग या बिल्डर, रोड, स्टेट डेवलपर। तो इन सब चीज़ों को क्या करा गया, इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से अलग रखा गया। इनके लिए बेसिकली अलग स्टैंडर्ड आने वाला है, तो इसको इस स्टैंडर्ड में कैलकुलेट नहीं किया गया। अब देखिए ये जो है, ये जो कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इमेज लगाई है। अब यहाँ पर देखो एक जो है डीडीए का एक फ्लैट बन रहा है। अब इसमें क्या वो रिकॉर्ड करे कि आधा स्टॉक भाई बन गया, आधा स्टॉक नहीं बना, तो ये तो थोड़ा अजीब सा लगे है ना। तो ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इसके लिए बेसिकली अप्लाई नहीं होता, इसको इससे अलग रखा गया है, एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखो ये जो सेकंड पॉइंट है इसे भी इससे एक्सक्लूड कर रखा गया है, इसको भी अलग रखा गया है। तो देखो स्टॉक ऑफ शेयर एंड डिबेंचर हेल्ड बाय ब्रोकर। तो जो ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, अपने पास कुछ शेयर्स रख लेते हैं, कुछ डिबेंचर रख लेते हैं कि ठीक है, तो वो क्या बोलें कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, इतना स्टॉक आने वाला है, इतना स्टॉक है। तो ये कुछ नेसेसरी बात नहीं लग रही, तो इसके लिए ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में भी इंक्लूड नहीं करा गया, उससे इसे एक्सक्लूड किया गया, अलग रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर। अब जो ये थर्ड पॉइंट है सर्विस प्रोवाइडर, इसको भी इससे क्या करा गया, उससे अलग रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। अब देखो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सर्विस बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है क्या। अब एक टीचर है, टीचर को जो है एग्जाम पेपर चेक करने हैं, ठीक है, तो सपोज उसको जो पेपर चेक करने हैं वो है 100, वो कितने हैं 100 पेपर है। अब उसने 50 पेपर चेक कर दिए, उसके बाद क्या बोले, मेरा 50 का स्टॉक हो गया, 50 बचे हैं। तो ये तो जो है स्टॉक में कैलकुलेट नहीं होता, तो ये इन्वेंट्री नहीं है। तो इसे कैसे, इसे जो है बिल्कुल अलग रखा गया है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है। सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है, वो कोई स्टॉक थोड़ी ना बनाया, उसने पेपर चेक कर स्टॉक हो गया, ठीक है, तो वो स्टॉक नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर जो है ये है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब ये जो है जाता है और ऑडिट करता है। अब इसने सपोज एक दिन में जो है हाफ ऑडिट कर ली, अब क्या बोले, ये आधा मेरा स्टॉक हो गया है, आधा मैं स्टॉक कल कर लूँगा, या जब ये कल कंप्लीट कर ले तो बोले कि मेरा जो है पूरा स्टॉक बन गया। तो वो स्टॉक थोड़ी ना है, वो तो उसने उसे सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है, तो इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बाहर रखा गया है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये कुछ डॉक्टर्स हैं, एक पर्सन का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब जब एक डॉक्टर एक पर्सन का ऑपरेशन कर रहा है एक पेशेंट का, तो वो क्या बोले कि मेरा जो है आधा ऑपरेशन हो गया, यानी कि आधा स्टॉक बन गया, आधा स्टॉक बाकी है, ठीक है। तो ये जो है इन चीज़ों को इससे स्टैंडर्ड से दूर रखा गया कि जो भी सर्विस प्रोवाइड होगी तो सर्विस प्रोवाइडर को इस स्टैंडर्ड से अलग रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको कैलकुलेट करना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल सा है। अब कोई कैसे कैलकुलेट कर सकता है कि भाई पानी मैंने बनाया, ये पॉसिबल है? नहीं, पानी तो भाई नेचुरल रिसोर्स है, उसे आप कैसे बना सकते हो, जंगल, कोयला। तो ये चीज़ें जो है ये
एक इंसान नहीं बनाता, तो इसकी कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन्वेंट्री नहीं होती, इन्वेंट्री तो वो चीज़ है ना जो आपने बनाई है, कोई केमिकल यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो जिन्हें कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से बाहर रखा गया। तो नेचुरल रिसोर्स में देखो यहाँ पर जो है लाइफ स्टॉक, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारी काऊ हैं, तो इनको जो है इनसे बाहर रखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से। ये देखो यहाँ पर फॉरेस्ट, ये वाटर, ये कोयला, तो ये सारी चीज़ों को क्या करा गया है, इस स्टैंडर्ड से बाहर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्हें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन्वेंट्री में वैल्यूएट कैसे करोगे कि पानी जो है वो मैंने इतना बनाया है, वो जो आपने बनाया ही नहीं है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखो मैंने अभी तक आपको यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स बता दिए। अब जो है फोर्थ पॉइंट यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब कैसे वैल्यूएट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया फिनिश्ड गुड्स होता क्या है, ठीक है। फिनिश्ड गुड में मैंने अभी आपको क्या दिखाया था, एक लिप्टन ग्रीन टी दिखाई थी, याद करो, लिप्टन ग्रीन टी दिखाई थी ना फिनिश्ड गुड्स में। उसके बाद मैंने क्या दिखाया था, वर्क इन प्रोग्रेस में, उसमें दिखाया था, याद करो, उसमें मैंने दिखाया था आपको कि वो अनटैग था, वो टैग अलग से थे। उसके बाद मैंने थर्ड दिखाया था रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में क्या दिखाया था, लीफ थे अलग से। लीफ से क्या बना था, वो दाने बने थे ना चाय पत्ती के, तो वो 3 चीजें बताई थी मैंने, ठीक है। उसमें क्या बताया था, वो थे वो क्या थे, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फिक्स्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैंने यहाँ पर देखो रॉ मटेरियल नहीं लिखा, मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको कैलकुलेशन 2 चीज़ों की बताएंगे। अभी हम 2 चीज़ों पे फोकस करेंगे यहाँ पर, किन 2 चीज़ों पे, फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस पे, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों को पहले फोकस करेंगे, उसके बाद हम रॉ मटेरियल समझेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वैल्यू इक्वल टू लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो विच एवर इज लो, जो भी इन दोनों में से लो होगी उसको हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। या तो कॉस्ट प्राइस कम हो या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी हम उसको ले लेंगे वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस में। अब इन दोनों वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, कैसे वैल्यूएट करेंगे, अब इन दोनों को देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं, उसके बाद नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम नोट 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक जो नोट्स होंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो नोट 7 होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगी वो है रॉ मटेरियल। तो देखो नोट 1 हम पहले देखते हैं। यहाँ पर नोट 1 क्या कहता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नोट 1। देखो यहाँ पर मैंने एक हैंड भी लगाया है कि भाई इसको ध्यान से देख लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है ये नोट 1, लोअर विल बी लोअर सिलेक्टेड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। अब क्या कह रहा है, लोअर टू लोअर यानी कि हर एक आइटम पे आपको लोअर सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि टोटल पे सिलेक्ट कर लो। तो देखो एक एग्जांपल है, जैसे अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यहाँ पर 51 है, यहाँ 67 है इसका टोटल एनआरवी का और कॉस्ट प्राइस का, तो इस दोनों में से हम क्या करते हैं, लोअर ले लेते हैं 51। लेकिन हमें लोअर नोट 1 क्या कहता है, लोअर जो है वो हर आइटम बेस पे देखना है, यानी कि टोटल पे नहीं देखना आपको। तो देखो स्टॉक ए में जो कॉस्ट प्राइस है वो है 7 और उसका एनआरवी कितना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 16। तो अब इसमें जो लोअर है वो क्या है 7 है। नेक्स्ट स्टॉक बी में यहाँ पर सीपी जो है वो 8 है, एनआरवी 12 है और लोअर प्राइस है 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम हर एक में क्या करेंगे, लोअर प्राइस ले लेंगे। देखो यहाँ पर 20, 14 इसमें लोअर प्राइस है, ये 16, 25 इसमें जो लोअर प्राइस है वो यहाँ पर 16 है। अब जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो नोट 1 कहता है लोअर विल बी लोअर सिलेक्टेड ऑन आइटम, मतलब हर आइटम पे आपको लोअर वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी तो उसने कैलकुलेट कर लिया जो मैंने आपको बताया था कि एनआरवी और सीपी में यानी कॉस्ट प्राइस में इन दोनों में जो लोअर वैल्यू होती है हम उस वैल्यू को यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यूएशन करने के लिए। नेक्स्ट अब हम नोट 2 देखते हैं। यहाँ पर नोट 2 जो है वो क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस विल बी आइदर। अब कॉस्ट प्राइस कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, आइडेंटिफाई यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लो। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन निकालता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो कोर्स करते हैं, जो कॉस्ट में स्पेशलाइज होते हैं, जो कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, वो क्या करते हैं, एक कॉस्ट बता देंगे आपको कि इस प्रोडक्ट की ये कॉस्ट हो सकती है, तो आप तो या तो उस कॉस्ट को मान लो, ठीक है। या सेकंड क्या बोलता है, आइडेंटिफाइड यूजिंग रिटेल प्राइस, या जो रिटेल प्राइस है उसको आप ले लो। या थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट कर लो, यानी कि अगर आपको किसी मोबाइल की कॉस्ट निकालनी है तो आप मोबाइल को पूरा खोलो, उसके अंदर बैटरी का प्राइस देखो, उसके अंदर जो पुर्जे लगे हैं उस हर एक पुर्जे का प्राइस देख लो। या सेकेंड एग्जाम्पल देखो, कार है तो कार को पूरा खोल दो, उसके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं उस हर एक पार्ट का वैल्यूएशन करो और उसकी वैल्यू लिख लो। तो यहाँ पर देखो 3 तरीके हैं कि किस तरीके से आप कॉस्ट को वैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो देखो आइडेंटिफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो मैंने अभी आपको बताया जो ये कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कौन निकालता है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट का जो कोर्स करते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इस चीज़ में कि कैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाएगी। तो उन्होंने जो कॉस्ट दे दी उस कॉस्ट को मान लो और उसके वैल्यूएट कर दो। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, XYZ लिमिटेड हैज़ स्टॉक ऑफ जैम, जो जैम का जो स्टॉक है वो कितना है, 100 पैकेट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटेंट इज 50 रुपीज़ पर पैकेट, यानी कि जो जैम का जो प्राइस है वो 50 रुपये पैकेट है और ऐसे 100 पैकेट्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट किसने बता दी, अब कॉस्ट अकाउंटेंट ने बता दी है तो हम इसी कॉस्ट को ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में कॉस्ट है, कैलकुलेटिव कॉस्ट। अब जो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने यहाँ पर दी है वो किसको दी है, फर्स्ट प्रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉस्ट को, क्योंकि अगर उन्होंने कॉस्ट निकाली है तो परफेक्ट और सही निकाली होगी, तो इसे हम फर्स्ट प्रेफरेंस मानेंगे। और जो कॉस्ट अकाउंटेंट ने कॉस्ट बोली वो कितनी बोली है, 50 रुपये, तो यहाँ पर देखो कॉस्ट कितनी निकली, 50 रुपये, तो हम 50 रुपये मान लेंगे। और जो सेकंड प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं हम रिटेल प्राइस पे। और एंड में जो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो हम क्या करते हैं, हर एक पुर्जे को खोलते हैं और उसकी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी थर्ड प्रेफरेंस। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट, स्टॉक कॉस्ट जो कि है 100 पैकेट और पर प्राइस कितना है 50 रुपीज़, तो 5000 निकल गई। NRV यहाँ गिवन नहीं है तो लोअर हमें निकालना होता है उन दोनों में से, तो लोअर क्या हो गया 5000 रुपये। तो इसका जो है कॉस्ट कितनी निकल गई, स्टॉक कॉस्ट इसकी निकल गई 5000, क्योंकि NRV की वैल्यू हमें दी नहीं हुई है और इसकी हमने यहाँ से निकाल ली कि स्टैंडर्ड प्राइस हमें पता था, स्टैंडर्ड प्राइस के अकॉर्डिंग जो लोअर है वो ये वैल्यू हमने मान ली। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे निकाली, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉस्ट देखते हैं कैसे निकालेंगे, आइडेंटिफाई यूजिंग रिटेल प्राइस मेथड। अब रिटेल प्राइस मेथड से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने स्टैंडर्ड प्राइस में देखा था, तो स्टैंडर्ड प्राइस में जो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं जो प्राइस दे देते हैं उस प्राइस को हम ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड कंपनी हैज स्टॉक ऑफ जैम ऑफ 100 पैकेट्स, इट्स रिटेल प्राइस इज ₹90 पर पैकेट। तो इसका GP 25% ऑफ सेल, GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना है 25% ऑफ सेल। अब इसका सॉल्यूशन है, रिटेल प्राइस कितना था 90, जिसका जो मैंने GP निकाला हुआ है वो है 22.50। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 67.50। अब जो हम इसकी वैल्यू करेंगे तो कितना है 100 पर पैकेट, यानी कि 100 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो है वो इतनी इंटू 100 करेंगे 9000, तो इसकी अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी वो है 6750 रुपीज़, ठीक है। तो 6750 रुपये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, अब इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक, स्टॉक की हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पर हम लिख देंगे और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में हम क्या क्या वैल्यू लेते हैं, डायरेक्ट लेबर हमारी कितनी है, वेरिएबल प्रोडक्शन कितनी है, फिक्स प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट अदर कॉस्ट है हमारी तो वो कितनी है, कि अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ तो उस प्रोडक्ट में मेरी डायरेक्ट लेबर कितनी लग रही है, ठीक है। जैसे लिप्टन ग्रीन टी हम बनाए थे तो लिप्टन ग्रीन टी में जो है लेबर हमारी कितनी की लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितने की लग रही है, ठीक है। और उस पर फिक्स्ड प्रोडक्शन हमारी कितनी हो रही है और अदर कॉस्ट जो हमारी लग रही है वो कितनी लग रही है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है उसको हम डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमारी ये आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। तो हम ऐसे कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल, XYZ लिमिटेड कंपनी
ऑफ जैम इन द मंथ ऑफ जून, यानी कि जून के मंथ की बात है ये। इट प्रोड्यूस्ड 1 लाख पैकेट ऑफ, 1 लाख पैकेट ये बनाते हैं जैम के, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल ऑफ फ्रूट कंज्यूम, जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट का जैम बनाते हैं तो फ्रूट जो कंज्यूम होते हैं वो है 6 लाख, और डायरेक्ट लेबर जो यूज़ होती है वो है 2 लाख की, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि बॉटल में जिसमें पैक करते हैं वो जैम को, वो कॉस्ट आती है 1 लाख रुपए। और फिक्स्ड प्रोडक्शन यानी कि जो एरिया जो लैंड है उनका, उसकी जो फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उनकी, वो आती है 2,50,000 रुपये, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आती है इनकी 1,20,000, और जो 1 लाख रुपए है ये इनकी अज्यूम नॉर्मल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि जून के मंथ की बात है, तो जो हमारी प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है वो तो हमारी फिक्स ही रहेगी ना, 2.5 लाख रुपए। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल हमारे 6 लाख रुपए है, यहाँ पर देखो 6 लाख हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर लिख दी 2 लाख रुपए। वेरिएबल प्रोडक्शन अदर ओवरहेड्स हमारे 1 लाख है, हमने वो लिख दिए। अब हमने फिक्स प्रोडक्शन 2,08,333 रुपये की कैसे निकाली, इसका देखो मैंने यहाँ वर्किंग नोट दिया हुआ है। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्राइस इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर आप 2,50,000 के हमारे ओवरहेड्स दे रखे हैं, ठीक है, और नॉर्मल प्राइस हमारा कितना दे रखा है 1,20,000 का, जिसे हम इंटू करेंगे 1 लाख से। तो उसके बाद जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,08,333 रुपये, जिसमें हमारी फिक्स्ड प्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये आपका जब टोटल करोगे इसे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5,08,333, जिसपे आपकी जो अदर कॉस्ट है वो है 50,000, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालोगे, नंबर ऑफ से डिवाइड कर दोगे तो आपके अल्टीमेटली एंड में स्टॉक कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी, वो है 11 रुपये 58 पैसे। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको मार्केट प्राइस में निकालना है कि आपको इसमें से कैसे लोअर निकालोगे, तो उसके लिए एनआरवी अगर गिवन होगी, या आप इन दोनों में से क्या है लोअर वैल्यू को ले लोगे, जो भी लोअर होगी, ठीक है। एनआरवी के थ्रू जो भी आपकी इन दोनों में से जो वैल्यू लोअर होगी आप उस वैल्यू को लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ पर देते हैं, तो ये हमारा नोट 3। अभी हम फिक्स प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ फिक्स्ड प्रोडक्शन के लिए मैंने एक स्पेशली इंपॉर्टेंट नोट दिया है, ओवरहेड्स विल बी टेकन इट एक्चुअल कॉस्ट ऑन रिकवरी बेसिस, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कई बार जो कंपनीज है कुछ मिस्टेक्स कर देती हैं, तो उसकी रिकवरी कैसे की जा सकती है, ओवरहेड रिकवरी, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। नॉर्मल प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, उसका रेट क्या था, या उसकी यूनिट्स कितनी थी, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वो रिकवरी रेट आ जाएगा, ठीक है। इफ़ एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ वेरी हाई, अगर प्रोडक्शन जो है बहुत हाई है, देन टेक एक्चुअल प्रोडक्शन एज अ डिनोमिनेटर, तो आप उसको एक्चुअल प्रोडक्शन डिनोमिनेटर ले सकते हो जो हाई प्रोडक्शन है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रेट इनटू यूनिट प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पर जो है ये दो वैल्यू है 50,000 और 1 लाख, तो इन दोनों में से हायर वैल्यू क्या है 1 लाख, तो आप उस वैल्यू को यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं नोट नंबर 4। अब जो नोट 4 कहता है यहाँ पर उसकी बात करता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल की। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले जो है परचेज प्राइस, आपने जो प्रोडक्ट है वो कितने का खरीदा, वो परचेज प्राइस। उसके बाद उसमें जो है गवर्नमेंट को उस प्रोडक्ट के लिए कितना टैक्स पे किया, या आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो उसके लिए क्या कमीशन पे करी। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, उसके लिए कमीशन भी पे करी है, तो अदर कमीशन ऑन परचेज, जो भी परचेज पे के टाइम पे आपने कमीशन दिए वो आप यहाँ पे लिखोगे। कोई फ्रेट पे किया है तो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। हो सकता है आपने जब मटेरियल खरीदा हो तो आपको कोई डिस्काउंट मिला हो, तो ट्रेड डिस्काउंट भी आप यहाँ पर माइनस करोगे, और जो उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, आपकी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट नोट हम यहाँ पर देखते हैं, नोट नंबर 5। अब नोट 5 क्या कहता है कि फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडिंग इन कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अब कुछ जो है कॉस्ट ऑफ स्टॉक में कैलकुलेट नहीं की जाती, उनसे अलग करा जाता है कि भाई स्टॉक को आप निकाल रहे हो सारी चीज़ें करके, लेकिन इन चीज़ों को आपको हटाना है। एबनॉर्मल लॉसेस ड्यू टू फायर, सपोज फैक्ट्री में आग लग गई, बहुत सारे स्टॉक जल गया, तो आप जो उसका स्टॉक की भरपाई के लिए आप नए स्टॉक का प्राइस बढ़ा दो तो ये वैल्यूएशन नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते इसकी भरपाई के लिए नए प्रोडक्ट के रेट बढ़ा दो, ठीक है। ये तो आपका एबनॉर्मल लॉस है, ये तो लॉस हो गया, आप इसकी भरपाई उसके थ्रू नहीं कर सकते, तो इससे बिल्कुल अलग रखा गया है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक में इसे आप इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है।
आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर जो है आग लग गई है। अब सिर्फ आग को ही नहीं देखते एबनॉर्मल लॉस में, एक्सेट्रा भी लिखा है, यानी कि उसके अलावा भी कुछ और घटनाएं हो जाएं एबनॉर्मली, तो उनको भी आप यहाँ से इसे अलग रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहते हैं कि कंपनी में कि भाई हमारा जो है बिजनेस बहुत बड़ा है, हम बहुत बड़े गोडाउन्स हैं, उसमें स्टॉक को रखते हैं, अच्छे से केयरिंग करते हैं, तो उसकी भी क्यों ना हमारी जो कॉस्ट है उसको हम उसमें जोड़ दें, उसके प्राइस में। तो भाई ऐसा नहीं करना होता, उसकी कॉस्ट ऑफ स्टॉक में उसको जोड़ा नहीं जा सकता, उसको अलग रखा गया है। तो देखो यहाँ पर स्टोरेज की कुछ मैंने क्या करी है, गोडाउन्स की कुछ इमेजेस यहाँ पर दिखाई हैं कि आप देखो यहाँ पर जो है गोडाउन में इस तरीके से वैल्यू को, इस तरीके से जो है प्रोडक्ट को ठीक से रखा जाता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर जो है मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है, तो गोडाउन की जो कॉस्ट है उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं बोरोइंग कॉस्ट। हो सकता है जो पर्सन है जो बिजनेस चला रहा है उसने हो सकता है उसके लिए लोन लिया हो या कोई इंटरेस्ट पे कर रहा हो, तो वो इंटरेस्ट भी वो उस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकता, उसको भी इससे अलग रखा गया है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, बैंक का इंतजार छोड़ो, मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन। तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऐड मैंने लगाया है जिससे कि आप समझ सको जो इंटरेस्ट है, जो भी आप लोन लोगे उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है इस चीज़ से। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। अब जो ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है उसको भी आप यहाँ पर कॉस्ट ऑफ स्टॉक में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है देखो टेलीफोन एक्सपेंस, कंप्यूटर, ऑफिस स्टाफ, सैलरी, रेंट, ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन सारे एक्सपेंस को आप बिल्कुल सेपरेट रखोगे उन चीज़ों से, कॉस्ट ऑफ स्टॉक में आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो मैंने एक ऑफिस की भी यहाँ पर इमेज लगाई हुई एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक्सपेंस हो गया, सपोज देखा होगा आपने कि एक जो कंपनीज होती हैं वो कितनी मेहनत करती हैं अपनी मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कितने सारे एग्जांपल है, जैसे एक लक्स साबुन का एग्जांपल है, कितने सारे आते हैं उसमें, शैम्पूज के एग्जांपल हैं। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो जो भी पैसा उन्होंने खर्च किया है वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में उसे जोड़ नहीं सकते, कॉस्ट स्टॉक में जोड़ नहीं सकते। तो देखो एडवर्टीजिंग में मैंने लिखा है यहाँ पर इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, बिल बोर्ड्स, तो ये मैगजीन्स, तो इनमें जो भी आपने एडवर्टीजमेंट की है उसकी कॉस्ट ऑफ स्टॉक में आप उसे जोड़ नहीं सकते, उसको बिल्कुल अलग रखा गया है यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट है जो नोट 6। अब नोट 6 क्या बोलता है, देखो कॉस्ट फॉर्मूला, इसने एक कॉस्ट फॉर्मूला बताया कि कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ स्टॉक इन हैंड इज यूनिक, मतलब जो आपके पास जो स्टॉक आया है जिसकी आपको वैल्यूएशन करनी है वो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल नया सा है, मतलब वैसा जो स्टॉक है वो है ही नहीं। हो सकता है कंपनी ने रिसर्च के लिए बनाया हो या कुछ अलग सा बनाया हो किसी स्पेशल कस्टमर के लिए, तो वो जो यूनिक है अब उसकी वैल्यूएशन आप कैसे करोगे, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर उस एक पार्ट्स को आप यहाँ पर वैल्यूएट करोगे। तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, उसके लिए एक अलग मेथड आप यूज़ करोगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है इफ स्टॉक इन हैंड इज यूनिक नॉट सिमिलर टू ईच अदर, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर नहीं है अदर प्रोडक्ट से, वो बिल्कुल यूनिक है। देन यूज ए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि उसको आप अलग से देखो, उसके हर एक पुर्जे को देखो, उसकी हर एक की वैल्यूएशन करो, क्योंकि वो एक अलग और अनोखा प्रोडक्ट है, उसकी जैसे और प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैंने ये मोबाइल दिया, कुछ अलग सा लग रहा है, यूनिक सा लग रहा है कुछ, ठीक है। तो इसकी अगर मुझे वैल्यूएशन करनी है तो हर एक पार्ट्स को इसके देखना पड़ेगा जिससे कि इसकी सही से कॉस्ट निकाली जा सके। नेक्स्ट लिखा है इफ स्टॉक इन हैंड इज सिमिलर देन यूज अ जनरल आइडेंटिफिकेशन मेथड। अगर जो प्रोडक्ट है वो आपका लॉट्स में निकलता है कि एक जैसे हज़ारों प्रोडक्ट, एक जैसे लाखों करोड़ों प्रोडक्ट, तो उसमें क्या होगा, उसमें लॉट बेस्ड वैल्यूएबल की जाती है, वैल्यू की जाती है कि जो एक प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वही सेम सबकी होगी, कि एक को अगर हमने देख लिया एक की कॉस्ट निकाल ली, तो अब ये थोड़ी ना कि हर एक मोबाइल को मैं खोलने बैठ जाऊँ, भाई एक में जो लगा है मटेरियल वो भी वही दूसरे में लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन होती है वो होती है लॉट बेस, कि एक स्लॉट में जितना लगा, एक स्लॉट में, एक लॉट में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सेम वही वैल्यू फॉलो होती है। तो लॉट बेस्ड वैल्यूएबल वी कैन यूज फीफो और वेटेड एवरेज मेथड। तो इसमें जो है बेसिकली फीफो और वेटेड एवरेज मेथड को फॉलो किया जाता है फॉर स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन करने के लिए। देखो यहाँ पर मैंने एक सिमिलर प्रोडक्ट के लिए एक मोबाइल दिया है, अब ऐसे मोबाइल बहुत सारे हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या है, एक मोबाइल की अगर हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरे मोबाइल की भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लूँ। एक को कैलकुलेट कर लिया ना भाई, बाकी सब भी सेम है, तो सबको आपको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक को देख लिया बस, बाकी सब भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। अब तक देखो मैंने कॉस्ट बताया आपको कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे। मैं एनआरवी बता रही हूँ, मैंने आपको बताया था नोट 1 to 6 हम उसको कैलकुलेट करेंगे और नोट 7 में हम एनआरवी को करेंगे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस की एक्सपेक्ट कर लो कितना आप उसको सेल कर सकते हो। एक्सपेक्टेड मतलब सोचा समझा, ठीक है, कि आपने ये प्राइस सोचा, उस प्राइस पे आप उसको सेल कर रहे हो। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेशन या एक्सपेक्टेड कि कितने में वो कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड मीन मैनेजमेंट एस्टिमेट सच एस्टिमेट कैन बी मेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड, कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसीव होने के बाद कि उसकी इतनी कॉस्ट आएगी ये अज्यूम करके हमने कर लिया। इट कैन बी जनरल प्राइस ऑल्सो, उसका जो भी जनरल प्राइस है वो भी। तो देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा कि 31 मार्च है, इसके पास 100 यूनिट्स बची थी और बैलेंस शीट यहाँ पर जो है वो साइन हो रही है और जो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर जब ख़त्म हुई तो देखा तो 60 प्रोडक्ट तो बिक गए, 100 में से 60 प्रोडक्ट बच गए, बिक गए। अब कितने बचे, 40 बचे ना। तो 40 में है उसके पास आइडिया कि भाई जो 20 प्रोडक्ट है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट था किसी के साथ और एस्टिमेटली ये तो बिक ही जाएंगे, और 20 का उसने एस्टिमेट लगाया कि जो 20 प्रोडक्ट बचे वो 4800 में बिक जाएंगे। यानी कि 60 प्रोडक्ट तो 5000 में बिके और जो एस्टिमेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका वो हुआ 4000 का। तो 4000 के जो है वो 20 प्रोडक्ट बिक जाएंगे और 20 जो है बचे हुए हैं वो 4800 में बिक जाएंगे। ऐसा उसने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन करी है तो जो 4,76,000 की टोटल कैलकुलेशन आ गई। तो एनआरवी हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं एनआरवी की। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम रॉ मटेरियल की कैसे वैल्यूएशन करते हैं। अब तक हमने एनआरवी और कॉस्ट के हमने दोनों की निकाल ली है। ठीक है, अब जो रॉ मटेरियल जो है इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए हमें फिनिश्ड गुड्स तक पहुंचना होता है। मतलब फिनिश्ड गुड्स की हमें वैल्यूएशन करके हमें रॉ मटेरियल की वैल्यू पता चलती है। तो देखो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर जो ये है अमर है। अब अमर एक जो बिजनेसमैन है, ये मन ही मन अपने बहुत सारे विचार लेकर आता है क्योंकि ये बिजनेसमैन है। तो इसके माइंड में एक विचार आया, एक थॉट आई कि भाई ये जो धागे हैं इस धागे से एक बहुत ही बेहतरीन कपड़ा बनेगा, ये धागे से बेहतरीन कपड़ा बनेगा और उस कपड़े को ये बेच के प्रॉफिट कमाएगा और ये बहुत खुश। तो ये इसके माइंड में आइडिया है कि भाई ये धागा है, धागे से कपड़ा बनाएगा, कपड़े को बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, हमारा रॉ मटेरियल जो है हमारी कॉस्ट है, इसने अज्यूम किया ये सब कुछ, ये सोच रहा है कि 1,00,000 पीस बनाएगा तो पर प्राइस इसका 5 रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स तैयार हो जाएगा इसका। रॉ मटेरियल यानी कि अगर 3 पीस बना रहा है, 5 रुपये जो है इसका रॉ मटेरियल प्राइस है, तो फिनिश्ड गुड कितने में तैयार हो जाएगा, 15 रुपये में। और कन्वर्जन कॉस्ट उस पर लग रही है 26 रुपये, यानी कि टोटल जो कपड़ा बनने पे कॉस्ट आ रही है वो कितने रुपए आ रही है, 41 रुपये की इसकी कॉस्ट आ रही है ये कपड़ा बन के तैयार। अब अगर ये मार्केट में बेचता है इसे तो ये कितने का बिकता है, 45 रुपये का। ये सब कुछ ये अज्यूम कर रहा है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रोस्पेक्टिव, मतलब ये सब कुछ सोचा है इसने कि ऐसा होगा। ठीक है, देन प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट कितना है इसका, भाई 41 रुपये का था, 45 में बिक गया, 4 रुपये का प्रॉफिट, ये खुश कि पर पीस से 4 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि द इफ प्रोस्पेक्टिव सेल 40 रुपये, यानी कि एक प्रोडक्ट अगर 40 रुपये में बिक गया, कॉस्ट उसकी है 41 रुपये, कॉस्ट कितनी है 41 रुपये आई है, लेकिन वो बिक कितने में रहा है, 40 रुपये में, यानी कि उसे लॉस हो रहा है। तो कैसे वैल्यूएशन करेंगे, यानी कि प्रॉफिट होगा तो कैसे वैल्यूएशन होगी और लॉस होगा तो कैसे वैल्यूएशन होगी। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर वही एग्जांपल लिया है सेम, 1,00,000 पर 5 पीस, रिप्लेसमेंट प्राइस है 4 रुपये और यहाँ पर वही 15 रुपये, 26 रुपये इसकी कन्वर्जन कॉस्ट, टोटल क्लॉथ की कॉस्ट जो है वो 41 रुपये, और जो इसकी सेल प्राइस है वो 45 रुपये है, और जो इसका इफ प्रोस्पेक्टिव सेल होती है और इसको लॉस होता है तो वो प्राइस इसका 40 रुपये। अगर देखो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले बात हम करेंगे प्रॉफिट की। भाई प्रॉफिट सुनने में सबको मजा आता है तो हम भी प्रॉफिट की बात करेंगे पहले। सिंस प्रोस्पेक्टिव सेलिंग प्राइस इज मोर देन टोटल प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट, यानी कि जो उसका प्राइस है प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट से ज़्यादा हो तभी तो प्रॉफिट होगा ना। कॉस्ट हैंस
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूएड एट कॉस्ट, यानी कि तब हम उसकी वैल्यू सीधे सीधे निकाल देंगे। 5 से इंटू कर दो, 1 लाख प्राइजेस यानी कि 5 लाख रुपए न्यू लिस्ट, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर लॉस हो रहा है भाई, यहाँ पर तो हमने कॉस्ट ले ली, यहाँ पर हमने क्या ली, कॉस्ट ले ली। कॉस्ट प्राइस था हमारा 5 रुपये, हमने सीधा इसी पॉइंट को उठा लिया, इसी प्राइस को। लेकिन अगर हमें लॉस हो रहा है तब भी हम कॉस्ट प्राइस उठाएं भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं। सिंस प्रोस्पेक्टिव सेलिंग प्राइजेस लॉस, अब लॉस हो रहा है ना उसी सेलिंग प्राइस में, देन टोटल प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट हैंस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट। तो कॉस्ट हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, रिप्लेसमेंट प्राइस पर, ये वाले प्राइस पर हम करेंगे, इस पर नहीं करेंगे। अगर लॉस होगा तो, प्रॉफिट हो रहा है तब तो आप कॉस्ट पे कर सकते हो, प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट पे आप कर सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट है तो 5 पर आप कर दो। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो आप रिप्लेसमेंट प्राइस, यानी वो प्रोडक्ट जो है उसका जो है वो कितने में रिप्लेसमेंट प्राइस है उसका, तो उसका जो प्राइस है उससे आप उसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो यहाँ पर मैंने वही वैल्यू लिखी है, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 लाख से, 4 लाख रुपए आ गया। देखो यहाँ पर एक लिखा है, नोट भी है ये, वैल्यू इक्वल टू लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस। अब जैसे मैंने तो यहाँ रिप्लेसमेंट प्राइस 4 था तो मैंने 4 ले लिया, लेकिन अगर हो सकता है कॉस्ट प्राइस और छोटा होता, 3 होता, तब हम क्या लेते, तो अब हम लेते लोअर प्राइस। यानी कि इन दोनों में जो लोअर होगा प्राइस, रिप्लेसमेंट प्राइस और रॉ मटेरियल का जो प्राइस है, इन दोनों में जो लोअर वैल्यू होगी हम उसको लेंगे और उसके थ्रू हम अपना कैलकुलेट करेंगे। अगर लॉस होगा तब, प्रॉफिट होगा तो सीधा सीधा आप कॉस्ट वैल्यू ले लो। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी आप उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट में। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। अब मैंने जितना भी पढ़ाया अभी तक आपको AS2, उसकी हम यहाँ पर एक बार समरी देख लेते हैं, ठीक है, कि आखिर हमने पढ़ा क्या क्या। चलो रिवाइंड करो, ठीक है, याद करना सारी इमेजेस जो भी मैंने अभी आपको स्लाइड बाय स्लाइड दिखाई है, ठीक है। तो इन सबसे पहले हमने क्या करा था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, याद करो। फिनिश्ड गुड्स में मैंने क्या दिखाया था, मिस्टर ए जवाब दो। हाँ जवाब आ रहा है कि आपने मैडम लिप्टन ग्रीन टी दिखाई थी, तो हाँ भाई मैंने लिप्टन ग्रीन टी दिखाई थी। वो फिनिश्ड गुड्स था। वर्क इन प्रोग्रेस क्या बताया था, बताओ। वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने दिखाया था ना, टैग, जो चाय पत्ती का टैग था वो अलग था और उसको बॉक्स अनपैक था। हाँ जी याद करो भाई। रॉ मटेरियल में क्या दिखाया था, वो पत्तियां दिखाई थी जिससे चाय पत्ती बनी थी। हाँ जी। अब नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, जंगल, गाय वगैरह दिखाई थी। भाई साहब भूल गई। इन सबको हमने क्या करा है, एक्सक्लूड किया हुआ है, एक्सक्लूजन करा हुआ है इनका हमने, इनकी वैल्यूएशन नहीं होती, ठीक है। इन 3 की वैल्यूएशन होती है, इनकी वैल्यूएशन नहीं होती। सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर, इमेज याद आई, डॉक्टर का ऑपरेशन करना था, आधा हो गया। CA आधा स्टॉक, याद करो भाई। उसमें हमने कहा था ना कि डॉक्टर का अगर आधा ऑपरेशन हो गया तो आधा ऑपरेशन के बाद क्या होगा, क्या वो बोलते हैं मेरा स्टॉक हो गया आधा, नहीं भाई, इन चीज़ों को हमने एक्सक्लूड किया हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग दिखाई थी मैंने जो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, तो उसको भी इससे अलग रखा गया। शेयर एंड डिबेंचर, ब्रोकर की इमेज, तो उसमें क्या करा गया था, इनको भी अलग किया गया था। अब देखो वैल्यूएशन कैसे की थी हमने, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल की बात करते हैं क्योंकि अभी अभी हमने वही सबसे पहले पॉइंट करा है, लास्ट पॉइंट वही करा है ना सबसे, तो पहले हम लास्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि प्रॉफिट हो रहा होगा, तो सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस ले लो, मैंने अभी आपको बताया। और अगर नहीं हो रहा तो उन दोनों में जो है लोअर वैल्यू देख लो, कॉस्ट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस, उन दोनों में जो लोअर प्राइस है उस वैल्यू को आप ले लो, ठीक है। अब फिनिश्ड गुड्स में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मैंने निकालना बताया था और NRV कैसे निकालते हैं वो बताया था। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं, कोर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉस्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो जो कॉस्ट बताते हैं उस कॉस्ट को आप अडॉप्ट कर लो, ठीक है। रिटेल प्राइस या जो रिटेल का प्राइस है आप उसको ले लो। एक और पॉइंट था कैलकुलेट, आपको कैलकुलेशन भी बताई थी मैंने कि एक एक पुर्जे को खोलो और उसको कैलकुलेट कर लो। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगर कोई प्रोडक्ट यूनिक है, अलग सा है, तो उसको
उस स्पेशली उस प्रोडक्ट को खोल के देखो और उसका सारे हर एक का पार्ट की वैल्यूएशन करो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कार है तो कार के हर एक पुर्जे का प्राइस लिखो और उसकी वैल्यूएशन करो। अगर सिमिलर है तो पूरे स्लॉट या लॉट में देख लो, जो स्लॉट निकलते हैं कि 1000 पीसेस जो निकले कार के, उसमें से एक कार का देख लिया क्योंकि वो तो सिमिलर है, यूनिक में वो अलग सा है। और एनआरवी में मैंने क्या बताया था, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, जो भी एक्सपेक्टेड होगा उसको आप वैल्यूएट कर लो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 था, जिसकी मैंने समरी भी आपको बताई और हर एक पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दो, और जो उसके साथ में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर दो, जिससे कि न्यू अपडेट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शेयर कर दो, और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ब्लॉगर की आईडी में यहाँ पर गिवन है www.studyWithProfessionalClasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कॉमर्स यूजीसी नेट JRF की हर यूनिट को कवर कर रहे हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।